कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग जो कल देख रहे थे इकोनॉमी की क्लासेज, वो आपकी क्लासेज जो है आज नहीं आ पाई किसी वजह से। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम है उसका जो मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर इसका अपडेट क्या है, कब आएगा, क्या नहीं आएगा। ठीक है, जो उसकी लेटेस्ट अपडेट है यानी जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, और नॉर्मली मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ आपकी कि कल आएगा परसों आएगा, जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है आपका अध्याचन जो है आयोग को तो है ही है, आपका विज्ञापन जो प्रकाशित हो सकता है विद इन 7 डेज, यानी या अगले हफ्ते, और नहीं अगर अगले हफ्ते आया 7 दिनों के अंदर तो उसके अगले हफ्ते कंफर्म है लगभग। ठीक है, जो मुझे पता चला है सिर्फ 1-2 क्वेरीज उसमें लगी हुई हैं, वो आयोग के स्तर पे ही शायद उसका निस्तारण हो जाए या वहीं पे मतलब वो लोग उसको निस्तारित कर दे। तो मान के चलिए आप लोगों को अब ज़्यादा वेट नहीं करना है। ठीक है, जितना मेरे नॉलेज में आया था, क्योंकि पहले भी आप लोग जानते हैं आयोग ने तो इसके इवन एग्जाम की तिथि तक दी थी। ठीक है, इतने को एग्जाम होगा, ये सब चीज़ें, इतने को विज्ञापन आएगा, लेकिन उस टाइम पे दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण का जो इश्यू था उसकी वजह से आपका ये डिले हुआ। और अभी जो है लगभग आपको ये भी बता देता हूँ 54 पोस्ट इसमें आरओ की सचिवालय की हैं, 60 पोस्ट इसमें एआरओ की सचिवालय की हैं। 54 और 60 कितना हुआ, 6×5=11, 114। ठीक है, इसके अलावा लोक सेवा आयोग भी इसमें लगभग अपनी 15-20 पोस्ट या 20-25 पोस्ट ऐड करेगा, तो लगभग 130-35 पोस्ट। शायद इसमें मैंने सुना था राजस्व परिषद भी ऐड होना है, अब उसका मुझे कंफर्म तो नहीं है, बट मान के चलिए 140 से 150 के आसपास इसमें नंबर ऑफ पद रहेंगे। ठीक है, और बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चों, कोई छोटा नंबर नहीं है। 150-60 पद अगर आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत अपने आप में टाइम भी है आपके पास। दूसरी चीज़, इसके सिलेबस को लेकर भी थोड़ा सा बदलाव जो है वो हुआ है। ठीक है, अब आप कहोगे सर बदलाव कैसा, पहले क्या होता था, जो प्री 150 नंबर का था उसका पैटर्न क्या था। देखिए, प्री जो है 150 नंबर का अभी भी है, 150 मार्क्स का अभी भी प्री है, लेकिन पहले क्या था, इस 150 में 90 के आसपास की जीएस थी पहले, 30 के आसपास इसमें उत्तराखंड था, और 30 के आसपास इसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, अब यही प्री जो है 150 का है, और इसमें क्या हो गया, 100 मार्क्स की जीएस और उत्तराखंड का पोर्शन, जीएस और उत्तराखंड, बाकी 50 मार्क्स का इसमें क्या हो गया बच्चों, अब 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड वाला, यानी मैथ्स और रीजनिंग। कहीं ना कहीं मैथ्स रीजनिंग का वेटेज प्रीलिम्स में बढ़ा दिया है, यानी प्री एग्जाम में। तो जिन बच्चों की मैथ्स और रीजनिंग ठीक है उनके लिए तो बहुत फायदा है, बहुत फायदा का मतलब 50 मार्क्स हर, ऐसा मत समझना जिसकी नहीं है उसके लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इतनी हैवी नहीं पूछता, इतने हाई दर्जे की नहीं पूछेगा। आपका एक 10th लेवल तक की जो मैथ्स होती है, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखना इसमें जो मेंस है, मेंस में भी आपको पता होगा पहले के कंपैरिजन में अब इसमें चेंजेस आ गए हैं। अब मेंस में भी आपका, मेंस में पहले भी 3 पेपर थे, अभी भी 3 पेपर है, लेकिन जो पहला पेपर है जीएस, पहले 100 नंबर का होता था ऑब्जेक्टिव, अब ये जीएस जो हो गया 200 मार्क्स का हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें मैथ्स रीजनिंग नहीं आएगी इस वाले में, बाकी 100 की हिंदी ड्राफ्टिंग और 100 की एसे राइटिंग, ये 400 नंबर का आप मेंस हो गया, ये पहला पेपर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये परिवर्तन तो आए हैं, जिसने प्रीलिम्स लेवल पे भी अच्छी जीएस तैयार कर दी उसको सोचो कहां फायदा होने वाला है। पहला पेपर जीएस 200 नंबर की, जिसमें लगभग 150 से 60 क्वेश्चन आपके जीएस करंट अफेयर और उसके आएंगे, किसके, साइंस वगैरह के, और लगभग 40-45 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के आएंगे। सोचिए कितना बड़ा वेटेज आपका जीएस का हो गया है। ठीक है, बहुत लेंदी पेपर यहाँ हो गया है। अब हो सकता है कि जो 200 नंबर की जीएस हो वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया हो, ये तो आयोग ही बताएगा कि क्या है, ये तो मैंने देखा नहीं, या 200 क्वेश्चन जो भी आएंगे, या 150 हो सकता है कि क्वेश्चन 1.5 नंबर का, जितना भी उसने किया है। ठीक है, तो आपका जीएस का पेपर यहाँ जो है स्कोरिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत सही तरीके से आपको निकलना है। कई बच्चे सोचते हैं कि हमने प्री में पढ़ना है, ये करना है, उनका ऐसा नहीं, पढ़ाई ऐसे करनी है कि वो आपका अंतिम चयन तक आपको लेके जाए। प्री निकाल देना ही सॉल्यूशन नहीं है, आपको सही तरीके से स्टडी करनी है। इसके लिए ये ध्यान रखना, अगर प्री में समय मिलता है आपको, जैसे सपोज नेक्स्ट वीक या 15 अगस्त तक अगर आपका अधियाचन मतलब जो नोटिफिकेशन है वो जारी होता है, तो 15 अगस्त से मान के चलिए आप, क्योंकि लगभग 25-26 दिन तो आयोग फॉर्म भरने की देगा, लगभग 10 सितंबर तक मान के चलिए आपको फॉर्म भरने की आपका क्या होगा, टाइम होगा।
उसके 2 महीने बाद लगभग आपका प्री होगा। कहने का मतलब नवंबर मिड में आपका प्रीलिम्स होगा। तो आप ये हिसाब लगाइए कि अगस्त से जाके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 90 डेज बहुत होते हैं। अब देखिए इन 90 डेज में आपको इस वाले पोर्शन को ही फोकस करना है, क्योंकि इसका प्री अगर 150 पदों पे आता है तो 150 को 15 से इंटू कर दो, लगभग इतने लोग आपके किस में निकलेंगे, मेंस के लिए चयनित होंगे। ठीक है, तो काफी इसमें एक बड़ा नंबर, लगभग 2-2,500 बच्चे इसमें मेंस के लिए चयनित होते हैं। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि इन 2-2,500 बच्चों की श्रेणी में हम लोग आ जाए, ताकि उसके बाद जब आप प्रीलिम्स दे के आओगे, प्रीलिम्स देने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि यार आपका होना है नहीं है होना है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो धार में अटकते हैं, यानी जैसे आपको लगेगा पेपर 95 की कट ऑफ का था, कोई होगा 94, कोई 96, कोई 93, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 100 ऊपर कर गया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला टारगेट आपका क्या होना है, इस रेंज में आना है, जो एक आपका लगभग मतलब जो 2-2,500-3,000 बच्चों की श्रेणी है जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगी, उस मतलब आप उस मतलब ग्रुप मान है। उसके बाद जो मेंस है, मेंस बहुत इजीली आप तैयार कर लोगे। मेंस से ऐसा कुछ नहीं है, इसको तो अभी नजरअंदाज करके चलो, क्योंकि आप यहाँ पहले पेपर को देखोगे वो आपका तैयार हो रहा है। अब हिंदी ड्राफ्टिंग और ऐसे राइटिंग आप अभी कर नहीं सकते हो, इसके लिए आप बेफिक्र होकर मेंस का चैप्टर क्लोज करके रखिए। अब यहाँ देखना, यहां भी अब कई बच्चे डर गए होंगे कि यार जिसकी मैथ्स रीजनिंग नहीं है कैसे होगा, क्या होगा। आपको यहां पर टारगेट लेके चलना है कि किसी भी केस में आप 100 के आसपास स्कोर करें। बस आपको सिर्फ वो पोर्शन देखना है जहां से आप उस स्कोर तक पहुंच सकें। हमें क्वालिफाई करना है। आप खुद सोचिए, जिस बच्चे की मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, 50 में से अगर वो 45 प्लस का स्कोर कर जाता है मैथ्स रीजनिंग के पोर्शन में, बाकी अगर उसके पास जो 100 नंबर है, 100 नंबर में अगर वो 55 से 60 का स्कोर भी अगर जीएस उत्तराखंड मिला और साइंस मिला के करता है तो भी वो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टे का मतलब क्या होता है, जैसे जिस बच्चे की मैथ्स रीजनिंग नहीं है तो उस बच्चे का अगर जीएस का पोर्शन सही है, यानी उसका जीएस सही है, तो जस्ट उल्टा कर लो जीएस और उत्तराखंड। अगर उस 100 में से 75-80 का स्कोर करने में सफल हो जाता है तो बाकी के 50 में से अगर वो 15 नंबर भी लेके आता है, तब भी 15 से 20 नंबर लेके आता है, तब भी वो 95 से 100 के बीच पहुंच जाएगा। तो आपको ये बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये बढ़ गया, ये घट गया, सबके लिए है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज सुनना, मैथ्स रीजनिंग आपके डेली हैबिट में आना चाहिए। आप ये मत सोचना कि सर पहले हमें मैथ्स रीजनिंग पढ़ाएंगे, हम करेंगे, इतना समय नहीं हो पाएगा। मैं कराऊंगा मैथ्स रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर में कराऊंगा आपको, वो अभी नहीं। एक बार आपका विज्ञापन प्रकाशित हो जाए तो उसमें मैं आपको क्या करूंगा, हफ्ते में 2-3 दिन मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि फिर जीएस तो पढ़ने वाली चीज है। मैं आपको कई टॉपिक ऐसे बता दूंगा कि आप ये चीज, आपको मैं जीएस ऐसी चीज, अब देखो इतिहास तो आप पढ़ ही सकते हो ना, उसके बाद ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी उसने सिलेबस में नहीं रखी है, आपने देखा होगा सिलेबस मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजा था। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अगर अपना समय जाया नहीं करना है तो कुछ ऐसी चीजें होती है। उत्तराखंड में क्यों पढ़ाऊं, इतने समय से उत्तराखंड पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद ही थक गया हूं, तो उत्तराखंड पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कह रहा हूं, आपको ऐसे पोर्शन की ओर मैं लेके चलूंगा जो आपके लिए स्कोरिंग हो। जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट बेस आते हैं तो आप उसमें परेशान हो जाते हो, कर नहीं पाते हो इकोनॉमी के क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन करा रहा हूं कि कहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, आजकल की क्लासेज उसी पे बेस्ड है। हिस्ट्री अगर समय कम मिला, लगा 2-2.5 महीने का ही समय है प्री के लिए, तो हिस्ट्री वाले पोर्शन को कुछ समय के लिए स्किप कर देंगे, क्योंकि आप लुसेंट, घटना चक्र वगैरह से अगर आप हिस्ट्री तैयार करेंगे तो आपको तो क्वालिफाई करने से मतलब है ना। हाँ, वो चीज आपकी मेंस में बहुत काम आएगी, मुझे पता है, अगर आप डीप स्टडी करोगे। क्योंकि 200 नंबर का पेपर है, सोच लीजिए 200 नंबर मतलब वही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। बाकी के 2 पेपर आपको वो सबके लगभग इक्वल मार्क्स आते हैं। थोड़ा सा राइटिंग स्किल होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो इकोनॉमी हो गया जैसे, इसके अलावा आपका मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन हो गया, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के कहां से पूछा जा सकता है। इसके अलावा पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाई रखी, पॉलिटी में तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तो मैं रेगुलर क्लासेस दूंगा आपको इसी तरीके से जैसे हम लोग चल रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है आपका, यानी आप नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो उसके पैटर्न को देख के, समय सीमा को देख के मैं एक ऐसे पोर्शन पे हाथ डालूंगा जहां मुझे पता होगा कि इनके लिए स्कोरिंग हो सकता है और इनके लिए फायदेमंद होगा। अब जैसे मैं इकोनॉमी ही पढ़ा रहा हूं तो उसमें गरीबी में बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने गरीबी अगर टॉपिक पढ़ा तो मैं देखूंगा भारत में गरीबी की गणना किस आधार पर की जाती है, उसका मतलब क्या होता है, भारत में गरीबी निर्धारण के लिए बनी समितियां कौन कौन सी हैं, गरीबी के आंकड़े
कौन जारी करता है, या महंगाई क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति किस किस तरीके से मापी जाती है, बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन सी बेरोजगारी में क्या चीजें आती है, ऐसे ऐसे मैं क्या करूंगा, मेन चीजें उठाऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको फायदा देंगी। अब मैं नॉर्मल ये पढ़ाऊं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ये वो उसका कोई यूज नहीं होगा, फिर वो आपको अपने स्तर से घर पे तैयार करना होगा, तभी तो आपको किताबें प्रोवाइड कराई गई ना। यानी आपसे जो मैंने कहा था ये चीजें मंगा लेना, इसीलिए मंगाई गई ताकि आप लगे रहिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। जिन बच्चों की मैथ्स रीजनिंग कमजोर है उनको डेली 1 से 2 घंटा, डेली 1 से 2 आवर इसमें मैथ्स रीजनिंग में अपना टाइम स्पेंड करना होगा, वरना नहीं हो पाएगा इसका प्रीलिम, मैं आपको बता रहा हूं। और जिसकी मैथ्स रीजनिंग सही है उसको देखने की जरूरत है ही नहीं फिलहाल, जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है तब तक वो मत देखना। आप तब तक सिर्फ किस पोर्शन पे काम करना, जीएस वाले पोर्शन पे आप लोगों को काम करना होगा, ठीक है। तो ये अपडेट थी आपकी, इसको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक आपके अंदर पता नहीं चलेगा कि कब विज्ञप्ति आ रही, कब क्या हो रहा है, तो आपका पढ़ने में खुद ही मन नहीं लग पाता है, ठीक है। ये सच्चाई है, इस चीज को देखना, इस चीज को कवर करना। हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे कल से। और ये हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये एग्जाम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, ठीक है। मेंस की रणनीति क्या होगी, कैसे होगी, वो फिर क्योंकि बच्चे जो होते हैं लिमिटेड हो जाते हैं, 2-2.5 हजार बच्चों को कहीं एक ग्रुप में जोड़ के उनको वैसे समझाना ईजी हो जाता है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, 1-1.5 लाख बच्चा एग्जाम देता है, तो हर किसी को पर्सनल समझाना, पर्सनल गाइड करना संभव नहीं है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे मेंस के लिए चयनित होते हैं उनको पर्सनल गाइडेंस भी अगर दी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसमें हफ्ते में 1-2 दिन बात कर ली उनसे, जूम ऐप से मिल लिया या यूट्यूब से मिल लिया या टेलीग्राम पे ग्रुप पे जोड़ लिया, उनको गाइड करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है। उसको मैं बाद में देखूंगा। होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी, आप मैथ्स रीजनिंग पे पोर्शन पे काम करोगे, या जो पोर्शन आपका कमजोर है उस पर आप लोग क्या करोगे, काम करोगे, ठीक है। अच्छे से इस चीज को समझना। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।